जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु सोनी। आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेक्चर नंबर 3। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट या हम ये कहें कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की कहानी देखी थी कि हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, चाहे तो वो स्ट्रेट वायर है या फिर वो कोइल है या फिर वो लूप था या फिर सोलेनोइड। हमने इन सब की कहानी देखी थी कि अगर कोई सोलेनोइड भी है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, या कोई लूप है, या फिर अगर कोई स्ट्रेट वायर है, तो इन सब के अंदर करंट फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था उसका क्या डायरेक्शन होना चाहिए, किस फॉर्म में वो जनरेट होता है, ये सब कहानी हम लोगों ने देखी थी। मतलब अगर हम ये कहें कि बेसिक कंसेप्ट जो इस चैप्टर के अंदर 3 थे, पहला मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने की कहानी, दूसरा था कि जो फील्ड, अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर आप किसी करंट कैरिंग वायर को या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर देते हो तो उसके ऊपर अपने आप एक फोर्स अप्लाई होगा। सेकंड कंसेप्ट। और थर्ड कंसेप्ट क्या था? ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी इसी का एक पार्ट है। तो हम लोगों ने फर्स्ट कंसेप्ट को कंप्लीट क्लियर कर लिया था। आज हमारे पास सेकंड कंसेप्ट है, फोर्स अप्लाइड ऑन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ऑलरेडी कोई मैग्नेटिक फील्ड है। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक करंट फ्लो हो रहा था और उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था। अब हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है और हमने उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग वायर को प्लेस कर दिया, तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा। अब इसको समझने के लिए पहले इस कंसेप्ट को समझेंगे कि कारण क्या है, फोर्स क्यों अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है ना, कि फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्यों ये फोर्स अप्लाई होता है। फिर यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर हैं। पहला है फोर्स जो कि अप्लाई होता है, दूसरा करंट जो कि हम प्रोवाइड करवाते हैं, और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड जो कि हम प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब 2 चीजें आप प्रोवाइड करवा रहे हो उसमें, मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा करंट। इन 2 चीजों के प्रोवाइड करवाने की वजह से तीसरी चीज आपको मिल रही है, वो है फोर्स। तो हमने 2 फैक्टर को बेस लेके तीसरे फैक्टर का डायरेक्शन पता करना है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक मोटर, जिसका नाम आपने सुना होगा, हम लोग यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रिक मोटर भी इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो हम लोग उसको भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो फोर्स जनरेट कैसे होता है। देखो सिंपल सी चीज है। अगर मैं ये कहूं कि आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है, मतलब ये आपके पास कोई वायर आ गया और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ये ठीक है। अब करंट फ्लो, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें पता है सिंपल सी बात कि भाई वायर के अंदर करंट फ्लो होगा तो इसके आसपास क्या जनरेट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। मतलब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये कोई एरिया है इसके चारों तरफ, मतलब ये आपका कोई वायर था ये, और इसके आसपास कहीं कोई एक लिमिटेड एरिया आप लोगों ने कंसिडर कर लिया कि इस एरिया तक इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। मतलब इस एरिया के आसपास अगर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो ये वायर उसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। सिंपल सी बात है, वायर है, करंट फ्लो हुआ, आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन गया, मतलब आसपास मैग्नेटिज्म जनरेट हो गया। अब हम कह रहे हैं कि भाई अगर तो इस एरिया के अंदर कोई मैग्नेट ले आए अपन, ये कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट मान लिया। अब इस मैग्नेट के एन पोल और एस पोल दोनों इसमें हैं। अब हम कह रहे हैं कि भाई ये जो वायर है, इस वायर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण से इसके ऊपर क्या लगना चाहिए? फोर्स लगना चाहिए। भाई मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या लेके आ रहे हो यहाँ पे? मैग्नेट। तो उस मैग्नेट के ऊपर क्या लगेगा? फोर्स। अब न्यूटन का थर्ड लॉ याद करो। हम लोगों ने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई करता है, मतलब ये कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास और ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो अगर तो ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो हमने ये भी पढ़ा है कि ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये भी इतना ही फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? अप्लाई करेगा। वही कंसेप्ट यहां पे लगाना है भाई, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो वायर है ना, इस वायर के कारण से इसके ऊपर, मैग्नेट के ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लो किसी भी डायरेक्शन में लग रहा है, मान लिया कि रिपेल कर रहा है ये, क्लियर है। मतलब हम कह रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड था, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस मैग्नेट के ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स। तो अब हमने कह दिया कि ये रिपेल कर रहा है इसको, तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि ये जो मैग्नेट है भाई, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस वायर की वजह से, तो ये मैग्नेट भी तो फोर्स लगाएगा इस वायर के ऊपर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो वायर के जो वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा, अभी वायर लगा रहा है इस पे इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेट किस में लगाएगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगाएगा? इतना ही फोर्स लगाएगा।
सिंपल सी बात है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, किसी भी मैग्नेटिक या किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर रखा जाएगा तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होगा। ये सेकंड कंसेप्ट है, फोर्स अप्लाइड ऑन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो फोर्स अप्लाइड होता है ये किसी का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है और अट्रैक्शन का भी हो सकता है। हो सकता है इस वायर के ऊपर फोर्स ऊपर भी लग सकता है, नीचे भी लग सकता है, अगर सामने की तरफ भी लगे और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है तीन चीजों के ऊपर। अब कैसे डिपेंड करता है और इसका जो मैग्नीट्यूड है उस पर कैसे डिपेंड करता है, ये सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी तक आपने क्या देखा कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। अब आप लोग क्या देखोगे कि भाई अब हमने मान लिया कोई कोइल है आपके पास, ये कोई कोइल है और इस कोइल को आपने रख दिया किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपके पास दो मैग्नेटिक पोल है, पावरफुल मैग्नेटिक पोल, एन पोल ले लिया, एस पोल ले लिया। एन पोल और एस पोल जो है, तो अब इनमें हम लोग इसका डायरेक्शन अगर आप देखोगे, मान लो कहीं पे दो पोल रखे हुए हैं, एन पोल और एस पोल। कभी भी जब भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको देखना हो, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कोई कहीं पे भी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपको किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करना है, तो हम क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट एन पोल लेते हैं, उसको उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। अब जहां भी वो एन पोल ट्रेवल करेगा, जहां भी वो एन पोल जाएगा, उसी के टेंजेंट, उसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि एन पोल ये, एस पोल ये रहा। अब इसमें हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंट एन पोल रखा। भाई सिंपल सी बात है, वो जो इंडिपेंडेंट एन पोल आप रख रहे हो तो उसको ये जो ये वाला एन पोल है ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आप दिमाग में नोट कर लो इस बात को कि जब भी कहीं पे एन पोल और एस पोल रखे हुए होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा एन से एस की तरफ होगा, क्योंकि ये एन पोल जो है हमेशा एस की तरफ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दो चीजें पता करनी है। दो चीजों के ऊपर हम लोग देखते हैं कि ये फोर्स जो अप्लाई होता है ये दो चीजों के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है। पहली चीज देखो, यहाँ पे जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा फोर्स उतना ही क्या होगा, ज्यादा लगेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा। मतलब फोर्स की जो स्ट्रेंथ है ना उतनी बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट थिंग क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा फोर्स उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। कह सकते हैं भाई अगर ये मैग्नेट जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है तो इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगी, और अगर कह रहे पावरफुल नहीं है तो कम फोर्स लगाएगी। मैग्नेट से पावरफुल का मतलब यहाँ पे किससे है, मैग्नेटिक फील्ड के पावरफुल होने से, पहली चीज। दूसरी चीज होती है करंट। अगर मान लो इसमें करंट की जो वैल्यू है वो ज्यादा है तो करंट की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तब भी फोर्स ज्यादा लगेगा। भाई दोनों चीजों में अगर किसी एक की भी वैल्यू ज्यादा होती है तो दोनों ही तो फैक्टर हैं ये, इन दोनों फैक्टर पे ही फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है। पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी चीज करंट की वैल्यू, अगर आप करंट को भी इंक्रीज करोगे तो भी क्या होगा, तो भी फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है। और लास्ट थिंग क्या है कि अगर आपके पास कोई वायर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वायर है तो ये दो ही चीजें हैं, उसके अलावा आपको कोई ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। लूप है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही दो चीजें हैं। तीसरी चीज कहां आती है, जब आप कोई कोइल लेते हो। कोइल मतलब जब किसी सिलेंड्रिकल पाइप के ऊपर हम किसी वायर को इंसुलेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, टर्न के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वायर ज्यादा है कि कम है इस चीज पे यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये जो फोर्स होता है ये डिपेंड करता है। अगर टर्न ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है ना, उसको एन से डिनोट करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, नंबर ऑफ टर्न कम है तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। आप ये तीन चीजें नोट कर सकते हो। मतलब जिनके ऊपर ये जो मैग्नेटिक फोर्स या ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है या किन फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो फर्स्ट थिंग क्या होती है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड थिंग क्या है, वैल्यू ऑफ करंट। और थर्ड थिंग क्या है, नंबर ऑफ टर्न। तो हम लोग इसको भी नोट कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न। ये एक कई बार पूछ लेता है बोर्ड के लेवल के ऊपर भी, आप देख सकते हो, या बोर्ड के हिसाब से भी ये पूछ सकता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दिया तो फोर्स क्या होगा, करंट इंक्रीज कर दिया तो फोर्स क्या होगा। तो ये तीन फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर फोर्स डिपेंड करता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस फोर्स के डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हमारे पास एक रूल होता है। देखो आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट जो हुआ था उसके डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आप लोगों ने रूल लगाया था राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। और अब हम यहाँ पे एक और रूल है आपके पास जिससे आप फोर्स के डायरेक्शन को पता लगा लेते हो। तो इसको मैं रफ कर देता हूं और हम उस रूल की बात करते हैं।
अब हमें फाइंड करना है फोर्स का डायरेक्शन। देखो तीन फैक्टर आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन, करंट और फोर्स। तो इन दोनों को तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मतलब इन दोनों का डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए या हम लोगों को पता होगा ऑलरेडी, और इसका डायरेक्शन आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए रूल क्या आपके पास, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो तीन अलग अलग रूल होते हैं ये, राइट हैंड थंब रूल जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और एक आएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। रूल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों एक ही साइंटिस्ट ने दिए थे, लेकिन दोनों कहां कहां अप्लाई करने हैं वो डिपेंड करता है अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर। पहला कंसेप्ट है कि हमें अगर फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है, तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। एक नेक्स्ट कंसेप्ट जो आगे आएगा उसमें इंड्यूस कंसेप्ट या इंड्यूस करंट का एक कंसेप्ट आएगा, तो उस लोगों को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर। देखो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये कहता है कि आपके पास दो चीजों के डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का और करंट का। तो तीसरा जो फोर्स है इसका डायरेक्शन आप पता लगा सकते हो इससे, है क्या, तीनों फैक्टर हैं। तो आपको मतलब इसमें क्या करना है कि हमारे पास जो हमारा लेफ्ट हैंड है, हमें इसको इस तरीके से होल्ड करना है कि हमारी ये फोर फिंगर, ये वाली मिडिल फिंगर और थंब, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। ये याद रखना, लेफ्ट हैंड अप्लाई करना है। जहां लेफ्ट हैंड रूल आएगा वहां पे लेफ्ट हैंड अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पे राइट हैंड रूल आएगा वहां पे आपको राइट हैंड यूज में लेना पड़ेगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड की, तो आपको लेफ्ट वाला हैंड यूज में लेना है। अब इसको इस तरीके से होल्ड करना है कि हमारी फोर फिंगर, फिर बता रहा हूं ये वाली, मिडिल फिंगर ये वाली और थंब, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। अब देखो परपेंडिकुलर कैसे होंगे, तो मैं कह रहा हूं ये मेरी फोर फिंगर है और ये मेरी मिडिल फिंगर है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई, 90 डिग्री का एंगल बन गया। और ये जो थंब है ये ऊपर की तरफ है, अब ये भी परपेंडिकुलर हो गया। देखो ये और ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, और ये भी परपेंडिकुलर है। ये तीनों ऐसे परपेंडिकुलर होने चाहिए इस कंडीशन में। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं उसको कि ये तीनों इस तरीके से परपेंडिकुलर हैं। फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी फोर फिंगर जो है ये रिप्रेजेंट करे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। मिडिल फिंगर जो है ये रिप्रेजेंट करे करंट के डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट। तो थंब जो है ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्स के डायरेक्शन को। अब हमने कहा दो डायरेक्शन तो आपको पता होंगे, तो आप इन दोनों जो फिंगर है आपकी, इन दोनों को जो दो डायरेक्शन आपको पता है उनकी डायरेक्शन में आप लगाओगे या शो करोगे, तो ये जो फोर्स रिप्रेजेंट करेगा आपका, या जो थंब है ये रिप्रेजेंट करेगा आपके फोर्स को। क्लियर है। अगर स्टेटमेंट आप लिखना चाहो तो आप इसके स्टेटमेंट को लिख सकते हो कि इफ वी होल्ड आवर लेफ्ट हैंड इन सच कंडीशन दैट आवर forefinger, middle finger and thumb are mutually perpendicular to each other, and if forefinger represent the direction of magnetic field and middle finger represent the direction of current, then our thumb will be represent the direction of force. नोट कर सकते हो, क्लियर है, लिख नहीं रहा यहाँ पे, बोल दिया मैंने, तो वो आप नोट कर सकते हो। तो ये रूल हो गया। अब हम करते हैं अप्लाई। इसको अप्लाई कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई वायर है, ये आपका वायर हो गया, और इस वायर में जो करंट का डायरेक्शन आपको पता लग गया, क्लियर है। अच्छा, वायर के अंदर करंट का डायरेक्शन पता लग गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है ना, यहां पे हमने पावरफुल मैग्नेटिक पोल रखा N और एक पावरफुल मैग्नेटिक पोल रखा S, क्लियर है। अब ये दोनों डायरेक्शन आपको पता लग गए। आपको पता ये लगाना है कि ये जो वायर है, इस वायर के ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, क्लियर है। तो हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कि जो N पोल है ये ऊपर है ऐसे। अभी ये बोर्ड जो है वो एक प्लेन के अंदर है, तो इसमें 2 डायमेंशन में शो किया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको कंसिडर करेंगे 3 डायमेंशन के अंदर। कैसे, तो मैंने मान लिया कि ये जो एन पोल है, ये एन पोल ऐसे है, ऐसे। अब 3D में देखो आप इसको, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कंसिडर कर लिया कि ये जो है ना ऊपर रखा हुआ है एन पोल और एस पोल रखा हुआ है नीचे, ऐसे, क्लियर है। एन पोल ऊपर आ गया, एस पोल नीचे आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने बताया था हमेशा एन पोल से एस पोल की तरफ होता है। एन पोल रखा हुआ है ऊपर, एस पोल रखा हुआ है नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, क्लियर है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक फैक्टर का पता लग गया आपको, ठीक है, और दूसरा फैक्टर आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। ये एन पोल है, ये एस पोल है, और इसके बीच में एक वायर रखा हुआ है, क्लियर है। एन पोल,
एस पोल और बीच में एक वायर, और इस वायर में मेरे सामने की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, जैसा कि आपको एरो में दिखाया हुआ है। दो डायरेक्शन आपको क्लियरली पता लग गए। पहला डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, जो हम कह रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ है। दूसरा डायरेक्शन है करंट का, जो कह रहे हैं मेरे सामने की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। और तीसरा फोर्स का डायरेक्शन आपको फाइंड करना है। अब हम अप्लाई कर रहे हैं रूल। तो हमारा रूल था कि हम अपने जो लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर और मिडिल फिंगर और थंब, इनको ऐसे रखना है कि ये परपेंडिकुलर हो। तो मैंने फिर वो बना लिया, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, तीनों परपेंडिकुलर आ गए। अब देखो आपको अप्लाई क्या करना है। आपको कहना है कि ये जो एन पोल है और एस पोल, एन ऊपर है एस नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ऊपर से नीचे। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कौन करेगी, फिर समझ लो इसकी ट्रिक है याद करने की। फादर, मदर, चाइल्ड। फादर मतलब एफ, एफ मतलब फोर्स, मदर मतलब एम, एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब सी और सी मतलब करंट। ये ट्रिक है इसको याद करने की, एफ एम सी, फादर मदर चाइल्ड। क्लियर है ना, याद हो जाएगा। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नीचे की तरफ, तो आपको ये वाली फिंगर, ये पोजीशन ऐसी कैसे रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ये जो पोजीशन है आपकी, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो अब हमें करना है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो आपने अपनी फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में करनी है। तो ये देखो, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई। क्लियर है, अच्छा जी। एक चीज हो गई, दूसरी चीज अभी अप्लाई नहीं की अपन ने। पहली चीज कर ली हमने, हमारी जो फोर फिंगर है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर लिया। फिर देखो करंट का डायरेक्शन, मैंने कहा था मेरे सामने की तरफ है, तो अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे घुमा दो। ठीक है, नीचे की तरफ हो गई आपकी फोर फिंगर और सामने की तरफ हो गई आपकी मिडिल फिंगर, करंट का डायरेक्शन। अब मेरा थंब देखो किस तरफ है, मेरा थंब है इस बोर्ड के इनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है ना। तो ये रूल हो गया आपका, जब मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, करंट सामने की तरफ होगा, तो इनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स। मतलब ये जो वायर है ना, इस पे बोर्ड के अंदर की साइड फोर्स का डायरेक्शन अप्लाई होगा। समझ में आ गई बात। अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, करंट सामने की तरफ, तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। एक और एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। सेकंड एग्जांपल से समझते हैं इसको। अब हमने इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर ली। अभी तक क्या था हमारे पास, जो एन पोल था वो ऊपर रखा हुआ था और एस पोल नीचे रखा हुआ था। अब हमने क्या कर दिया, एन पोल रख दिया यहां लेफ्ट में और एस पोल रख दिया राइट में। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन अगर आपको देखना हो, मैं थोड़ी देर के लिए इसको रफ कर देता हूं एक बार। और ये देखो एन पोल और एस पोल, तो एन से एस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा हमेशा। अब इसको भी समझ लेते हैं 3D के अंदर, कि यहाँ पे एन पोल रखा हुआ है यहाँ पे और सामने रखा हुआ है एस पोल। तो जैसे मान लो ये एन पोल है, थोड़ी देर के लिए ये एन पोल और ये एस पोल, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब मैं कह रहा हूं इस मार्कर से उस वाले मार्कर तक एन पोल और एस पोल है, मतलब यहाँ ये एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया, तो इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बन गया। और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, मेरे सामने की तरफ, मतलब एन पोल से एस पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अब हमने कोई वायर रखा, इस वायर को ना 3D में समझते हैं। देखो ये जैसे है वैसा नहीं है, मैं समझा देता हूं इसको। अभी प्लेन के ऊपर हमने शो किया, लेकिन ये जो वायर है ऐसे ना होके आप ये समझो ऐसे है, मतलब बोर्ड के इनसाइड थोड़ा सा, और इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ऐसे। अब समझ में आएगा आपके। हाँ, अब आप ये समझना कि ये जो वायर है ये ऐसे रखा हुआ नहीं है, ये वायर 3D के अंदर ऐसे बोर्ड के अंदर की साइड, मतलब ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, एन पोल, एस पोल और ऐसे रखा हुआ है ये वायर। क्लियर है। अब ये वायर का डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, अब वायर का डायरेक्शन ये, वायर में करंट फ्लो हो रहा है इनसाइड, मतलब बोर्ड के अंदर की साइड करंट फ्लो हो रहा है। एन पोल और एस पोल ये हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स का डायरेक्शन। देखो फिर अप्लाई करते हैं। देखो पहला डायरेक्शन, फर्स्ट जो फैक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया सामने की तरफ। फिर वही बनाओ लेफ्ट हैंड को, तो ये किया फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब। तो लेफ्ट हैंड को ये जो है इसकी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ रखनी है। तो देखो एन से एस की तरफ, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन हम कह रहे हैं इनसाइड है, बोर्ड के इनसाइड, तो ये जो करंट वाली फिंगर है मिडिल फिंगर, इसको करना आपको इनसाइड बोर्ड के, जबकि ये वाली है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहनी चाहिए। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मिडिल फिंगर का डायरेक्शन कर दिया इनसाइड, थंब किसको शो कर रहा है, फोर्स को। तो क्लियर है, फोर्स का डायरेक्शन फाइंड कर दिया आपने कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, सामने की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है इनसाइड। ठीक है, अगर इसको फिर एक और एग्जांपल से आप समझो। अभी हम कह रहे हैं कि वायर ऐसे ना होके ऐसे रखा हुआ है, जैसे आपने पहले देखा था, सीधा वायर रखा हुआ है प्लेन के अंदर और ऊपर की तरफ क्या फ्लो हो रहा है, करंट। वायर है
प्लेन के अंदर और करंट फ्लो रहा है ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है, मतलब ये सामने की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और थंब का डायरेक्शन हो गया इनसाइड। अब फोर्स लग रहा है इनसाइड, करंट जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही है। क्लियर है? तो ये था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो कि आपको अप्लाई करना है अगर आपको फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको करंट का डायरेक्शन फाइंड करवाना है, अच्छा इन्हीं 3 फैक्टर में से अगर आपको कोई 2 फैक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ है, किसी तीसरे का पता लगाना है, तो आपको यही करना है। ठीक है ना? मतलब अगर मान लो आपको फोर्स बताया हुआ है और अगर आपको करंट पूछा है, या फोर्स बताया हुआ है, करंट बताया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा है, तो आपको यही वाला रूल अप्लाई करना है। राइट हैंड रूल कब अप्लाई करना फ्लेमिंग का? नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा ईएमआई, इंड्यूस करंट, वहां पे। तो अभी हम वहां तक गए नहीं है, ये चीज आपको इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही अप्लाई करना है। अभी इस कंसेप्ट के ऊपर एक मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे थोड़े से ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं उसके ऊपर, वो है इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर का हम लोग एक स्पेशल लेक्चर बनाने वाले हैं, उसमें पूरा आपको इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो डिटेल से समझाई जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसका वर्किंग कैसी होती है, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, ये सब। तो नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक मोटर को देखेंगे हम लोग, उसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। वो स्पेशल लेक्चर इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर ही होगा, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।